नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2020-21 जो है अपनी, उसकी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कई विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल मैसेजेस आए कि सर परीक्षा आगे हो गई है, कोरोना काल चल रहा है, हो सकता है और भी आगे हो, यानी उसका ऐसा अनुमान है उनका। और ये अनुमान उन विद्यार्थियों का है जो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं, बस परीक्षा आगे होने से मतलब रखते हैं। तो क्या परीक्षा आगे होने से तैयारी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी? तैयारी तो करने से होगी। देखो, सीधी बात यही है, यानी खुद मरे बगैर स्वर्ग कभी नहीं आता है। और जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ोगे तब तक तैयारी नहीं होगी, चाहे परीक्षा आगे हो। परीक्षा पीछे भी बहुत हुई हैं, परीक्षा आगे भी बहुत होंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई को आप सुचारू रूप से जारी रखें। ठीक है। परीक्षा जो 20 जून तिथि रखी है वो सरकार 100% करवाएगी, क्योंकि सरकार की इस रीट भर्ती की वजह से बहुत किरकिरी हो चुकी है। वो आप लोग भी स्वयं जानते होंगे कि कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता है बार बार, तो सरकार है वो भी नहीं करवाना चाहेगी। आई थिंक, मैं जहाँ तक मानता हूँ 20 जून को परीक्षा 100% हो जाएगी। अब देखिए, महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला बिंदु जो है कि परीक्षा अपन ने पूरा सिलेबस पढ़ तो लिया एक बार। अब परीक्षा आगे होगी तो होली के बाद में बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया। पढ़ना तो बहुत दूर है, उन्होंने छुआ तक नहीं कि अब तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आगे आराम से कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर आप सोल्व करें। जितने भी टेस्ट पेपर हैं मार्केट में वो लाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। 5, 10, 15 जितने आपको मिलते हैं सारे सोल्व करें। और उनके प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुए, ये नहीं है कि आप जैसा भी मॉडल पेपर उठा के लाए उसमें जैसा भी प्रश्न छपा हुआ उसको। मॉडल टेस्ट पेपरों में भी कुछ खामियां, कुछ कमियां होती हैं। कुछ टाइपिस्ट की कमी हो जाती है, कुछ लेखक की कमी हो जाती है। इस वजह से कई प्रश्न इस तरह के बना देते हैं जो समझ से बाहर होते हैं। तो उनको आप ऑथेंटिक पुस्तकों में देखें कि प्रश्न का सही जवाब क्या मिल रहा है, कि उत्तर भी बहुत में गलत मिल जाते हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं और हर बिंदु पर खुद अपन स्वयं भी प्रश्न बनाएं। जैसे अपन ने समझो एक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, आई बात समझ में? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपने याद कर लिया, ये कैसे पता चलेगा? आप स्वयं उसके छोटे छोटे प्रश्न बनाओ। आपसे जितने बनते हैं 100, 50, 150 खूब प्रश्न बनते हैं, जितने बन सकते हैं आप प्रश्न बनाओ और उनको सोल्व करते जाओ। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरीके से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की कब खोज हुई थी, किसने खोज की थी, पहला कौन सा स्थल था, स्वतंत्रता के बाद में कौन सा था, भारत में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, अफगानिस्तान में कितने हैं, उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। यानी चारों तरफ की जानकारी अपन को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होनी चाहिए। कैसा भी प्रश्न उठाइए एग्जाम में, अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और ये प्रश्न गलत तब नहीं होगा जब आप स्वयं उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ करके स्वयं प्रश्न उत्तर बनाएंगे, स्वयं आए हुए मार्केट में मॉडल टेस्ट पेपरों से प्रश्न उनके हल करेंगे, तो ये सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता तो मैंने आपको मतलब क्या दिया है, एक उदाहरण दिया है। वैसे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी व्याकरण की बात करें आप, जैसे काल है, वाच्य है, पदबंध है, इस प्रकार की शिक्षण विधियां हैं। उन सभी से संबंधित आपको हर तरीके से छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। जैसे आप बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचो कि 4 ऑप्शन कैसे बनाऊंगा, ऑप्शन में दिक्कत होगी। आपको उस ऑप्शन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रश्नोत्तर बनाओ आप, और ऑनलाइन प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपको ये पूरा चैप्टर याद होना चाहिए बस। इसमें ऑप्शन आपको 4 बनाने, 5 बनाने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी आप अपना जो टॉपिक्स है, जो बिंदु है, उसको क्लियर कर सकते हो। और जब खुद बनाओगे ना तो आपकी रुचि बन जाएगी उस टॉपिक को, वो टॉपिक को पढ़ने में, और आपको अच्छा भी लगना लगेगा। जब तक आप स्वयं प्रश्नोत्तर सोल्व नहीं करोगे, नहीं बनाओगे, तो आप पढ़ते ही पढ़ते चले जाओगे। तो जब ऑप्शन सामने होंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे वहाँ पर। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए प्रश्नोत्तर हल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते जाते हैं, 2-2, 3-3 बार पढ़ देते हैं, परंतु प्रश्न जब उनके सामने आता है तो वही समस्या खड़ी हो जाती है। तो उस पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। इसके बजाय प्रश्नोत्तर सोल्व करने बहुत ही ज़रूरी है, उनको हल करना अपन को। आई बात, पहले बिंदु की बात आई समझ में आपको? दूसरी, संपूर्ण जो सिलेबस है उसका खूब रिवीजन करना है। ये नहीं देखना है कि मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार कर लिया, 4, नहीं नहीं नहीं। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। 1 बार, 100 बार, 200 बार, कितनी बार, जितनी बार पढ़ सकते हो। सके जहाँ तक तो आप मौन वाचन न करके, मतलब
सहस्र वाचन से पढ़ें, मतलब बोल बोल के पढ़ें। बोल बोल के पढ़ेंगे ना तो आपका ध्यान है वो भटकेगा नहीं, वरना अगर आप मन ही मन में पढ़ोगे तो 2, 5, 10 मिनट तक तो आप पढ़ोगे उस टॉपिक को, बाद में पता ही नहीं आपका दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाएगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पता ही नहीं कहाँ, राजनीति में, कोरोना में, पता नहीं किस किस जगह में चला जाएगा ये दिमाग, है कि नहीं है। इसीलिए क्या है कि आपको बोल बोल के पढ़ना है, संपूर्ण सिलेबस है उसको खूब रिवीजन करना है। जैसे 3 टॉपिक्स का आज अपने व्याकरण के 3 टॉपिक पढ़ लिए, तो 3 ही किसके पढ़ लिए, संस्कृत के पढ़ लिए, 3 ही साइको के पढ़ लिए। इस प्रकार से खूब खूब रिवीजन करना, अपन को बार बार रिवीजन करना है। जैसे अपन रिवीजन करते जाते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट होता है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। आई बात समझ में। तो अपन को सिलेबस पूरा खूब बहुत बार पढ़ना है, ये नहीं देखना है 2-3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, नहीं नहीं, जितना पढ़ा उतना ही ठीक है, उतना ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, उतनी अपनी चीज़ें याद होती रहेंगी। और बोल बोल के पढ़ना बस खूब अच्छी तरीके से। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, संपूर्ण सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है, जो भी बिंदु कमजोर हैं, उन पर अधिक ध्यान देना। बहुत से विद्यार्थियों में बड़ी समस्या है। 2-4-5 विद्यार्थियों फोन कॉल्स आए थे कि सर संस्कृत समझ में नहीं आ रही, भाषा तो ले ली संस्कृत, परंतु संस्कृत समझ में नहीं आ रही। तो मैंने संस्कृत को पढ़ना छोड़ दिया सर, इसके बजाय तो मैं साइकोलॉजी पढ़ लूँ तो अच्छा रहेगा, उसके बजाय मैं जीके पढ़ लूँ तो अच्छा रहेगा। तो क्यों, साइकोलॉजी के कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, संस्कृत के कितने आएंगे, 30 आएंगे, 30 किसके आएंगे, हिंदी के आएंगे। तो बराबर वेटेज रखती है संस्कृत भी, तो इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना, अपन को इसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ माथाफोड़ी करनी है अपन को कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आजकल तो यूट्यूब पर इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हो, तो परंतु एक टीचर से ही आप पढ़ें। ये नहीं है कि जैसे आपने एक टॉपिक किसी और टीचर से पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक किसी और से पढ़ लिया, वही टॉपिक किसी और से पढ़ लिया। तो सभी टीचर्स की अपनी अपनी थ्योरी अलग होती है, अपना अपना तरीका अलग होता है, अपना अपना बताने का ढंग अलग अलग होता है। तो आप एक ही अध्यापक से अगर पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर वही टॉपिक आप 4 टीचरों से पढ़ोगे तो 4 अध्यापक अलग अलग पढ़ाएंगे आपको, अपना अपना तरीका होता है सबका पढ़ाने का। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए देखो, जो टॉपिक कमज़ोर हैं उस पर स्पेशल फोकस करना अपन को। साइकोलॉजी में कौन कौन सी यूनिट आपको कमज़ोर लग रही हैं, उनको एक बार समझ में नहीं आई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चलिए 5 या 6 बार तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। तो संपूर्ण सिलेबस में से जो बिंदु अपने कमज़ोर हैं, जो टॉपिक्स अपने कमज़ोर हैं, उन पे अधिक फोकस करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जब तक अपन उनसे दूर भागते जाएंगे वो अपने समझ में भी नहीं आएंगे। बहुत से विद्यार्थियों की ये सोच होती है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, इसके बजाय तो अपन दूसरा पढ़ लेते हैं, जीके पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे जीके और हिंदी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक सारे सिलेबस में से सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर टॉपिक में से 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 या 2 प्रश्न आपको हर टॉपिक में से मिलेंगे एग्जाम में, चाहे कैसा भी टॉपिक हो। संस्कृत का देख लो, चाहे साइकोलॉजी का देख लो, चाहे जीके का, चाहे हिंदी का, हर टॉपिक में से प्रश्न 1 या 2 अगला उठाएगा एग्जामिनर। ये नहीं है कि संस्कृत को में से कोई प्रश्न ही नहीं आएगा आपके पेपर में। प्रश्न सभी में से आएंगे, सभी में से 30 आएंगे, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं, आप सभी को पता है, ये तो आप स्वयं ग्रेजुएशन बीएड करके आए हुए विद्यार्थी हो। तो जो कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, ज़्यादा समय उसको देना है जो कमज़ोर है। और धीरे धीरे आपको वो बात सारी समझ में आने लग जाएगी तो आपकी उसमें रुचि बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक कमज़ोर हैं उस पर स्पेशल फोकस करना है। इन 60-70 दिन अपन को मिले हैं, वो मतलब अपने लिए बहुत ही अच्छा मौका है। समझ रहे हो ना बात को। कमज़ोर वाले टॉपिकों को स्पेशली ध्यान देना, इस बात पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ। समझ रहे हो ना बात को। दूसरी, अगला टॉपिक है सीमित पुस्तकें पढ़ें। अब आप मार्केट में जाते हो ना, आपको कम से कम 20 लेखकों की पुस्तकें बुक स्टोर पर मिल जाएंगी, और एक से बढ़कर एक बढ़िया तर्क भड़क के आपको कवर पेज मिलेगा। और शुरू के 4 पन्ने आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आप ये सोचोगे वास्तव में ये किताब तो बहुत ही शानदार है। उन तर्क भड़क से बचो, बाजार की उस तर्क भड़क से आपको बचना है, सीमित पुस्तकें पढ़नी है। जब गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें 6 से 10 तक हैं, उनको घोट लो आप बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ो, उनसे संबंधित प्रश्न बनाओ, उनको 10-10, 20-20, 30-30, 100-100 बार पढ़ो उन पुस्तकों को। और ये बाजार में जो जितनी भी गाइड्स आ रहे हैं ना, उन गाइड्सों से बचो। गाइड एक ही लाओ, जो आपके पास है उसी को बार बार पढ़ते रहो। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उनका टॉपिक्स उस गाइड में से आप मिलान कर सकते हो, उनमें से वो टॉपिक पढ़ सकते हो। थोड़ा गहराई में जाना चाहो तो आप गाइड्स में से पढ़ सकते हो, जबकि उन पुस्तकों में बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है, बहुत ही शानदार मैटर दिया हुआ है अगर आपने पढ़ी हो तो। कई विद्यार्थी तो कहते हैं कि सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में एक्चुअल में होता क्या है, बेसिक दे रखा है। तो बेसिक तो कम से कम बेसिक तो याद करो आप, गहराई में तो बाद में जाने की बात है। गहराई के प्रश्न कितने आएंगे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 प्रश्न आएंगे गहराई के, बल्कि जो 140 जो प्रश्न पीछे हैं वो करीब करीब बेसिक से ही पूछे जाएंगे, उसमें गहराई नहीं होगी। ये 10 प्रश्न नहीं भी करोगे तो क्या दिक्कत है, 140 तो सही कर दो,
कौन नंबर रोकेगा आपका रीट पे? कोई नहीं रोक सकता। 140 नंबर आ जाएंगे तो कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। परंतु ऐसा है नहीं, बल्कि ये भी लिया है, वो गाइड भी लिए, वो गाइड। अब एक टॉपिक को आप 10 गाइडों में से पढ़ोगे तो 10 गाइडों में हर एक टॉपिक हर एक लेखक के द्वारा अलग अलग तरीके से समझाया गया है। वही बात आपको मैंने टीचर्स की बताई है। हर टीचर हर टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाता है, वही गाइड वाला होता है हर टॉपिक को अलग तरीके से लिखेगा और कुछ ज़्यादा ही लिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि गाइड जब तक मोटी नहीं होगी, जो भारी नहीं होगी, तो विद्यार्थी को कैसे लगेगा कि हाँ वास्तव में ये तो पतली सी गाइड है, इसमें कोई फायदा नहीं है। जितनी मोटी और बढ़िया लगेगी ना आपको, मोटे मोटे अक्षरों वाली, आप खटाक से खरीद के ले आओगे, कोई फायदा नहीं है उनमें से। ज़्यादा गाइडों की भ्रम में मत पढ़ो, उसमें कोई फायदा नहीं है। अपन को सीमित पुस्तकें पढ़नी है अपन को, जो कि अपन पढ़ते आ रहे हैं पीछे, उन्हीं का बार बार रिवीजन करना है। और हाँ, नई गाइड की बात करें तो नई पुस्तक आप सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर खरीद के ला सकते हो और उनको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना। कई टेस्ट पेपरों में आपको कमियां नजर आ जाएंगी, कई में उत्तर गलत आ जाएंगे, कई में प्रश्न गलत मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है, उनको आप स्वयं सुधार कर लेना, ठीक है। तो इस बात का बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। सीमित पुस्तकें अपन को पढ़नी है। एक ही पुस्तक को या तो 10 बार पढ़ो, या फिर एक टॉपिक को 10 पुस्तकों में से एक एक बार पढ़ो। क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं। जो पहले याद था वो भी खत्म हो जाएगा, आपका समझ में नहीं आएगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। वरना एक ही टॉपिक को एक पुस्तक से 10 बार पढ़ो, बस ये अपने को थ्योरी अपनानी है। दूसरा, समय को ध्यान में न रखते हुए पढ़ाई को ध्यान में रखें। कई विद्यार्थी ये रहते हैं कि 2 घंटे हिंदी पढ़ ली है, अब तो इसको छोड़ दें, अब अगले वाले 2 घंटे या 1 घंटे में अपने जीके पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसे टाइम टेबल बना रखते हैं, चिपकाए रखते हैं, बल्कि उस टाइम टेबल के अनुसार वो चलते ही नहीं है। वो टाइम टेबल तो उसका बना हुआ ही रहता है, डेस्क पर पड़ा रहता है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो समय को ना ध्यान में रखो और हो सके उतना सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया पे इतने भ्रामक मैसेज मिलेंगे आपको जिसकी कोई हद ही नहीं है। कई भाई साहब तो ये कुछ भी लिख देते हैं। पीछे जब एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई थी उससे पहले भी 26 जुलाई की झूठी उड़ा रखी थी, अफवाह फालतू में, कोई फायदा नहीं उसका। और सोशल मीडिया से उतने ही आप टच में रहो जितना आपको काम हो। जिससे आप पढ़ रहे हो यूट्यूब से या किसी ऐप वगैरह से, तो आप उस जितनी देर पढ़ाई में रहते हो ना, उतनी देर उस अपने सेलफोन को ऑन रखो, अदरवाइज आप स्विच ऑफ कर दो। आपके कोई फायदा नहीं है, इससे आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। कि अगर आप लोग अगर फ़ोन को ऑन रखोगे तो पता नहीं कैसा आपके पास फ़ोन कॉल मिस हो जाएगा, कोई क्या पता कौन सा मैसेज मिस हो जाएगा। ऐसे वैसे इतना बड़ा तो अपना कोई झंझट है ही नहीं ना। अब फालतू में अपने इसको ऑन रखते हो और फालतू में टाइम वेस्ट करते हो। किसी दूसरे को फ़ोन कर लेते हो तो 20-20, 25-25 मिनट फ़ोन नहीं करता है। और या फिर सोशल मीडिया पर देखने लग जाते हो तो पढ़ाई का वीडियो 5 मिनट देखा और सपना के डांस का 25 मिनट, और उस वाले आगे वाला देखा। फिर जब से पता चला कि अपन ने 3 घंटे खराब कर दिए, समझ में नहीं आया हुआ क्या, ये फ़ोन तो बहुत बेकार है, ऐसा दिमाग में विचार आता है। परंतु फिर वापस वही रूटीन में आ जाता है कि हाँ यार एक बार फ़ोन फिर देख लेते हैं। तो इस फ़ोन से आप जितनी दूरी रखोगे उसमें फ़ायदा रहेगा आपको। समझ रहे हो ना बात को? इसमें से आप अच्छी चीज़ें ग्रहण करो फ़ोन से। मैं ये नहीं कहता कि फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन से अच्छी चीज़ें ग्रहण करो, परंतु आप अच्छी की बजाय बुरी चीज़ें ग्रहण ज़्यादा करते हो। इसलिए समय को ध्यान में मत रखो, लगातार पढ़ाई को ध्यान में रखो कि अपन को पढ़ना है बस। अरे ये भी नहीं है कि पूरे एक दिन आपने लगातार पूरे दिन व्याकरण पढ़ ली, पूरे दिन जीके पढ़ लिया। नहीं, निश्चित टाइम पर 2-2, 3-3 घंटे पूरा जो अपना सिलेबस है, जितने सब्जेक्ट अपने चलते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन को पढ़ना है 10-12 घंटे। अगर 10 घंटे लगातार पढ़ते हो तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घंटे, इससे ज़्यादा दिमाग भी काम नहीं करता है। ये नहीं है कि आप 20-20 घंटे किताब हाथ में ले रहते हो, नींद के झटके आते रहते हैं, क्या फ़ायदा हो उस पढ़ाई का? कोई फ़ायदा नहीं। जब तक दिमाग तंदुरुस्त रहता है, सुस्त रहता है, उस तक आप पढ़ो बस। दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जबकि किताब तो हाथ में है, दिमाग चल रहा है, पता नहीं दोस्तों की मंडली में वो क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और कर रहे हैं। उस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अगला टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हुए बारीकी से पढ़ें। प्रत्येक टॉपिक को अब ध्यान से पढ़ो और बारीकी से पढ़ो, उनकी गहरी से गहरी बात को समझो और याद करो। क्यों? कि अपने पास में खूब टाइम मिल गया है। ये नहीं है कि टाइम बहुत कम है, टाइम अपने पास में बहुत अच्छा है। पीछे अपने बहुत सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, अब उसका बार बार रिवीजन करना है और बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से पढ़ते हुए संपूर्ण सिलेबस को अपन को क्या करना है, अभी कवर करना है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। ये 5-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी विद्यार्थी के किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो, पुस्तक से संबंधित या समय से संबंधित या टॉपिक से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन बिंदुओं पर आप गौर करें कि हाँ वास्तव में ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और आप स्वयं प्रश्न जरूर बनाएं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, स्वयं प्रश्न बनाएंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समय ज़रूर लगेगा, परंतु आपको समय देना ही है पढ़ाई में, ठीक है ना। पहले पढ़ना है पूरे टॉपिक को और फिर उस टॉपिक में से अपन को छोटे छोटे प्रश्न उत्तरें स्वयं ही
बनाने हैं। धन्यवाद।